नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार नीतीश कुमार की चर्चा हम फिर करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार के मन में बहुत बड़ी खलबली मच गई है और जिसका नतीजा है कि आज नीतीश कुमार 2 दिन तक अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पटना में एक बड़ा मंथन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यह बैठक बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। इसके अलावा जो 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है उसको भी लेकर एक विशेष मंथन वो अपने कार्यकर्ताओं से करने वाले हैं और यह मंथन बहुत बड़ा होगा। हमने आपको अपने पहले वीडियो में यह बताया था कि नीतीश कुमार 11 और 12 सितंबर को कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं और आज वो देखिए खबर जो है वो सच साबित हुई। आज वो लगातार जो है आज से 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने पदाधिकारियों से मिलेंगे, अपने संगठन के लोगों से मिलेंगे और यह क्यों मिल रहे हैं इसकी बड़ी वजह भी सामने आई है जिसको लगातार हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम इसका एनालाइज करेंगे, हम तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है और क्यों बड़ी खलबली मच गई अचानक नीतीश के मन में। दरअसल इन सब के पीछे आपको थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा, थोड़ी इनकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की यह हिस्ट्री और नीतीश कुमार की यह कहानी हम आपको डिटेल में बताएं, लेकिन उससे पहले जरा जान जाइए कि इस 2 दिन के बैठक में क्या होगा, क्योंकि खबर यही है और खबर का बैकग्राउंड इसके पीछे होगा। खबर यह है कि इससे पहले वो संसद अब जेडीयू के सांसदों से और विधायकों से बैठक कर चुके हैं, मंथन कर चुके हैं और अब वो कार्यकर्ता प्रखंड लेवल, जिला स्तर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है क्योंकि उनके मन में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। क्यों खलबली मची है भाई आखिर नीतीश के मन में, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों नीतीश इतना परेशान है, इसको आपको समझना होगा। और यह समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली का रास्ता तय होता है बिहार और उत्तर प्रदेश से। 40 लोकसभा की सीटें बिहार से हैं और 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों की राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के उलटफेर से संख्या बल पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, मानसिक स्तर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और फिर जो दिल्ली की राह होती है वो बहुत आसान किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होती है। इन दोनों राज्यों के जो वोटर्स हैं वो बहुत मैच्योर माने जाते हैं राजनीति के सेंस में, लिहाजा इनकी समझ को पकड़ना भी एक बड़ा ही राजनीतिक खेल है, बड़ा ही मुश्किल काम है। राजनीतिक खेल इसलिए है कि आप इन दोनों प्रदेशों की जनता को लोक लुभावने योजनाओं से और सिर्फ थोथी दलीलों से इनका दिल जीत नहीं सकते हैं। एक वो दौर था, 90 का दौर था जब लालू यादव राज करते थे और चूंकि केंद्र में वैसी सरकार, विकासशील सरकार नहीं थी, लिहाजा जबरन वो जो है वोटिंग वहाँ होती थी और वो दौर और वो समय दोनों ही खत्म हो गया है। इसीलिए इस पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आखिर नीतीश कुमार जो है वो लगातार बेचैन हैं। अभी दिल्ली में वो आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। भले ही वो G20 डिनर में आमंत्रण का एक जरिया हो, लेकिन मुलाकात तो हुई है, करीब 20-21 मिनट दोनों में बात हुई है। हम उन तस्वीरों को भी आप दिखाएंगे, उस बॉडी लैंग्वेज को आप नीतीश को समझना होगा आपको कि आखिर ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। बहुत कंफर्टेबल नीतीश कुमार थे नरेंद्र मोदी के साथ, खिलखिलाते हुए हंस रहे थे। आप इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और इनके बगल में ठीक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उनके चेहरे पे जैसे लगता था 12 बजा हुआ है और वहीं नीतीश एकदम खिलखिलाए हुए, आगे पेट तोंद निकला हुआ उनका, खिलखिला रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ। और साथ में कौन थे? अमेरिका के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति जो बाइडन, साथ में राष्ट्रपति मुर्मू भी थी। हम इस पे भी लेटर ऑन चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा नीतीश के मंथन की बात कर लें। दरअसल राजद ने एक चिट्ठी जारी की, कुछ दिन पहले एक चिट्ठी जारी की थी कि वो अपने विधायकों के साथ उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और वो बैठक होगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर। इसके बाद से नीतीश कुमार के मन में खलबली मच चुकी। उस दिन नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे थे। नीतीश उस बैठक में नहीं थे, आरजेडी की स्वयं की बैठक थी। नीतीश ये जानते हैं कि ना आरजेडी उन पे भरोसा करती है, ना जेडीयू आरजेडी पे भरोसा पूरी तरह से कर रही है। लालू यादव के तो खैर नीतीश भरोसेमंद नहीं है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझिएगा कैसे मैं क्यों कह रहा हूं और उन घटनाओं को भी आपको मैं याद दिलाऊंगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है।
दरअसल नीतीश कुमार ये जानते हैं कि उनका यह महागठबंधन मजबूरी का महागठबंधन है, और यह मजबूरी कब तक चलेगी यह या तो नीतीश जानते हैं या फिर लालू यादव जानते हैं, तेजस्वी नहीं जानते हैं। क्योंकि तेजस्वी जो है ने अपनी कमान जो है वो लालू यादव के हाथ में दे दिए। लालू यादव जो है वो राजनीति के उनके गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे वही ड्राइव कर रहे हैं, और इसकी बानगी लगातार लालू यादव दिखा रहे हैं, इसकी झलकियां लालू यादव लगातार दिखा रहे हैं। नीतीश भी इन झलकियों को समझ रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें। दोनों ही फिलहाल मौजूदा में एक दूसरे को दोस्त बता रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी हैं। आपको याद होना चाहिए कि नीतीश ने लालू को दरकिनार करके ही बिहार में सत्ता हासिल की। इसीलिए यह दोस्ती, मैं बार बार कहता हूं, यहां न मत मिला है, न मन मिला है, न चित मिला है, तीनों में से कोई नहीं मिला है। लिहाजा इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर नीतीश के मन में खलबली की और क्या क्या वजहें जो हैं वो हो रही हैं, और क्यों खलबली मच रही है। मैं बार बार कह रहा हूं खलबली मच रही है, इसके पीछे वजह है। नीतीश ये जानते हैं कि वो एनडीए के सहयोगी रहे हैं और बीजेपी के साथ बहुत क्लोज स्तर पर उन्होंने काम किया है, इसलिए वो बीजेपी की माइक्रो मैनेजिंग सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या उसके इतर बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की भी बात कर ले, तो नीतीश ये जानते हैं कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव के स्तर पर बहुत ही मजबूत होता है। और शायद यही वजह थी कि बीजेपी के रणनीतिकार पीके को भी उन्होंने पार्टी में अपने साथ रखा था, जिसका फायदा उन्हें मिला। लेकिन इन सब के इतर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीतीश आखिर इस बैठक को क्यों बुलाया और क्यों किया, और बड़ा जल्दी बैठक ये कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, और 2 दिन का महामंथन बैठक कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें हजारों कार्यकर्ता हजारों लोगों से मिलेंगे, वो अपने संगठन के पदाधिकारियों से मिलेंगे, सांसदों से मिलेंगे, विधायकों से मिले। हालांकि इन दोनों से एक बार मिल चुके हैं वो। दरअसल क्या है कि नीतीश के मन में ये खलबली है, वो जानना ये चाहते हैं कि ये फीडबैक लेना चाह रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा हमारे वीडियो को। वो लगातार फीडबैक लेना चाहते हैं कि जेडीयू ने जब महागठबंधन का साथ लिया 2022 में, उसके बाद से जनता पर क्या असर हुआ है, मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर जनता के मन में क्या है, नीतीश की छवि क्या है। क्योंकि नीतीश को यह जानकारी जरूर मिली है, जो उनके विश्वस्त सूत्र उन्होंने हमें बताया कि नीतीश को जानकारी मिली है कि जो पब्लिक, जो बिहार की जनता उन्हें कभी बिलो द बेल्ट हिट नहीं करती थी, अब वो बिलो द बेल्ट हिट कर रही है। लिहाजा यह फीडबैक नीतीश के लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा जो खलबली मची है वो ये मची है कि आरजेडी अपने पार्टी संगठन के लोगों से लगातार बैठक कर रही है, और नीतीश भले ही महागठबंधन में है, लेकिन उनका असली कंपटीटर जो है वो आरजेडी ही है। क्योंकि उनको पता है कि उनके पार्टी में विभीषण है, और वो विभीषण कहीं ना कहीं आरजेडी से मिले हुए हैं। लिहाजा नीतीश को यह डर बराबर बना रहा है, इसलिए नीतीश के मन में खलबली मची हुई है। अब इसके इतर जरा और विश्लेषण करते हैं। इसके इतर क्या है कि नीतीश जो है वो बार बार ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो INDA गठबंधन मजबूत है, हम लोग एकजुट एक साथ खड़े हैं। लेकिन इस बात को लेकर भी नीतीश के मन में खलबली है कि लालू यादव कभी भी पलटी मार सकते हैं, और इसकी मानगी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हुआ। आप देखिए कि जिस विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही हर क्षेत्रीय दल से जाके मिले, चाहे वो उड़ीसा गए, कोलकाता गए, दिल्ली गए, ममता से मुलाकात की, केजरीवाल से मुलाकात की, और सबको एकजुट किया। राहुल के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे उनको मनाया, उनको एकजुट किया। क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़के सत्ता में आई हैं। लिहाजा इनको एकजुट करना बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा, लालू यादव लगातार नीतीश को डेंट कर रहे हैं, ये नीतीश भी समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहे हैं। फिर आखिर वजह क्या है कि जो है नीतीश जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और लालू यादव उनको डेंट कर रहे हैं? आखिर वजह क्या, जब उनके बेटे को लगातार नीतीश कुमार प्रमोट कर रहे हैं, फिर लालू यादव क्यों उनको डेंट कर रहे हैं? दरअसल बात क्या है कि लालू यादव अपने बेटे की सियासत गद्दी को मजबूत करना चाहते हैं, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, और यह मजबूती तब मिल सकती है जब उनको कांग्रेस जैसी पार्टी का मजबूत साथ मिले। और लगभग 2 दशक से लालू यादव कांग्रेस के साथ हैं। अब उन 2 दशक का वो फायदा जो है वो अपने बेटे को दिलाना चाहते हैं, क्योंकि सियासत में लालू यादव किनारे हैं, दरकिनार हो गए हैं, उनका वजूद जीरो हो गया है। लेकिन लालू यादव केंद्र की राजनीति में सक्रिय जब थे तब उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, और उस समय आपको याद हो जब न्यूक्लियर डील हुआ था, उस समय लालू यादव ने
कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसकी सरकार को बचाई थी। इसीलिए कांग्रेस भी जो है वो राहुल गांधी जो है वो लालू यादव पे एतबार करते हैं और लालू यादव राहुल गांधी पे एतबार करते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं जो किसी का ध्यान नहीं गया हो, नीतीश कुमार INDA के संयोजक नहीं बनेंगे, इस पे सबसे पहले पूर्ण विराम लगाया था लालू प्रसाद यादव ने। मुंबई बैठक के 5 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि इस बैठक में 4-5 कन्वेनर होंगे और वहीं से नीतीश कुमार के संयोजक बनने पे ब्रेक लग गया था। इसके पहले उन्होंने एक्सीलेटर दबा के, गाड़ी का एक्सीलेटर दबा के राहुल गांधी के अंदर पंप कर दिया पटना के मीटिंग में, जब उन्होंने कहा कि राहुल जी आप दूल्हा बनिए, हम विपक्षी आपके बाराती बनने को तैयार हैं। यानी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी आप नेता हैं हमारे विपक्ष के, हम आपके साथ हैं। अब ये बात नीतीश को समझ में आ गई थी। जब उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई तो नीतीश बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए वहाँ से वापस आ गए, कहे कि हमारा प्लेन छूट रहा था, जबकि वो चार्टर्ड प्लेन से गए थे, लिहाजा जो है हमें जाना होगा। मुंबई के बैठक में भी आप देखिए, इससे पहले जब भी, मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं, आप उस सीन को समझिए। अब तक जब भी नीतीश राज्य से बाहर गए हैं उनके साथ या तो तेजस्वी यादव रहे हैं या फिर लालू प्रसाद यादव रहे हैं, लेकिन आप देखिए मुंबई के बैठक के ठीक एक दिन पहले लालू यादव मुंबई पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी से बात करते हैं या कहते हैं कि हम चेकअप कराने के लिए आए हैं, लेकिन उनका मुलाकात जो है वो राहुल गांधी से होती है और वहाँ वो अपने बेटे को सेट करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके बेटे का नाम आ जाए। अब जरा चाल समझते जाइएगा। इसके बाद से आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली जाते हैं, किसी भी पक्ष के नेता से नहीं मिलते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कैसे वो नीतीश कुमार जो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसमें यह बात बताना जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के 5 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार ने जाकर उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी है, जबकि अटल की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी थे और अटल जी उन्हें बहुत मानते भी थे। लेकिन नीतीश तो पलटू राम है, वो तो कब कहाँ पलट जाए, उनकी भावना क्या पलट जाए, कब किसके प्रति निगेटिव कब किसके प्रति पॉजिटिव हो जाए, वो खुद नीतीश को भी शायद ही पता हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके करीबी माने जाने वाले ललन सिंह, इनके विशेष अधिकारी जो हमारे भी करीबी हैं कई अधिकारी, वह भी नहीं समझ पाते कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जो है के राजदार हैं, ललन सिंह राजदार हैं। लेकिन आप देखिए लगातार कि भाई नीतीश कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते किसी को मालूम नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब जब आप इन तस्वीरों को आपने देख लिया, आप जरा समझिए खेल क्या है। इसके बाद से क्या हुआ कि लालू यादव जो है ने एक पार्टी की, जैसे नीतीश कुमार राहुल गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, वो बुलाते हैं अपने घर पे, मीट भात खिलाते हैं, पूरा मीट बनाने का प्रोसेस लालू को बताते हैं। यानी यह मीट बनाने का प्रोसेस तो दिखाने के लिए था, इसको पूरे रिकॉर्डिंग की गई थी, दिखाने के लिए था, जब बताने के लिए था कि देखिए हमारे परिवार में बहुत भाईचारा है, एकता है और पूरा घरेलू जैसा व्यवहार है। राहुल जी आप बढ़िए, हम आपके साथ पूरे परिवार के साथ आपके सपोर्ट में। यह एक मानसिक सपोर्ट था जो नीतीश कुमार पे एक दबाव बनाने के लिए था। और इसकी टाइमिंग पर जरा आप ख्याल कीजिए, इस वीडियो को, इस तस्वीर को कब रिलीज किया गया, जब मुंबई में बैठक हो गई उसके बाद इस तस्वीर को रिलीज की गई। अब जब तस्वीर को रिलीज हो गई उसके बाद नीतीश के मन में खलबली मची। तब नीतीश ने सोचा कि आखिर मैं भी तो कुछ करूं, मैं भी तो राजनीतिक गुरु हूं। तब उन्होंने क्या किया कि जो एनडीए की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से, जो राष्ट्रपति की तरफ से जो निमंत्रण पत्र आया था रात्रि भोज में शामिल होने के लिए, उसको उन्होंने लपक के स्वीकार किया। वो रात्रि भोज डिनर में गए। उसके बाद उन्होंने करीब 20-22 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट किया गया था, थीम लाइन रखी गई थी बैकग्राउंड में, उसको देख के भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। और भी कई बातें हुई हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि नीतीश मोदी से मिलने के बाद नीतीश का मन बाग बाग हो गया है। उन्हें कोई संजीवनी वहां से मिली है, इतना तो तय है। और आप देखिए वो संजीवनी मिली और आज का बैठक भले ही पहले से तय हो, लेकिन जो जोश आज नीतीश के मन में और चेहरे पे दिख रहा है, और इन तस्वीरों में आप देखिए, जो इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि नीतीश के चेहरे पे जो जोश है, और मीटिंग के पहले की जो तस्वीर थी नरेंद्र मोदी से, दोनों के चेहरे में आप अंतर देख लीजिए। एक में पूरी तरह से चिंतित दिखाई दे रहे हैं और दूसरे में बड़े खुश हैं, गदगद हैं। इन दोनों तस्वीरों को मैं अपने थंबनेल पे लगाया हूं, आप इस थंबनेल को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। इसके अलावा आप समझिए, इसके अलावा क्या होगा कि नीतीश जब ये बैठक करेंगे, इसके बाद इसकी पूरी जानकारी वो मीडिया के जरिए देंगे कि इस बैठक में क्या हुआ। हालांकि हमारे सूत्र भी वहाँ लगे हुए, वो बता रहे हैं मुझे कि इस बैठक में नीतीश कुमार लगातार फीडबैक ले रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में जरूर डर बैठा हुआ है,
सब ये कह रहे हैं, जो हमारे सूत्र ये डर बैठा हुआ है कि नीतीश को ये लग रहा है कि किसी भी समय इनके कुछ विधायक जो है वो टूट के आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह डर नीतीश को सता रहा है। और नीतीश चूंकि माइंड गेम करने के लिए एनडीए के साथ एनडीए के बैठक में जा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, पिछले 1.5-2 साल में पहली बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का आमना सामना हुआ है, दोनों ने बातचीत की है। एनडीए गठबंधन रहने के दौरान भी वो बीजेपी के नेताओं, बड़े नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसी भी पब्लिक डोमेन में अपने आप को इन्वॉल्व करने से बचते रहे हैं। इन दोनों की अदावत चलती है। नीतीश ने कोशिश भी की कि बीजेपी के वो नाराज वोटर्स को डेंट करे श्रद्धेय अटल जी का नाम लेके बार बार, लेकिन शायद लगता है कि नीतीश इसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनके आपसी फूट बहुत ज़्यादा है उस पार्टी में। उस पार्टी में देखिए होता क्या है कि जब आपकी संख्या बल कम हो और जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया हो, तो आपको यह डर तो रहेगा कि भाई आपके विधायक अगर टूट के चले गए किसी दूसरे पार्टी में तो उनको तो मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन नुकसान किसको होगा? आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। अलबत्ता दूसरी पार्टी जो है मजबूत हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि जेडीयू के बहुत सारे नेता आरजेडी के टूट के आए हुए हैं, आरजेडी में बहुत सारे नेता जेडीयू से टूट के गए हैं। लिहाजा इसकी संभावना तो पर्याप्त है कि टूट तो कभी भी हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में अभी 7-8 महीने का समय है, खेल कभी भी हो सकता है। नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि 2024 के पहले महागठबंधन में कुछ खटपट नहीं हो सकती है, कोई इतर नहीं हो सकता, चूंकि उनको दिखाना है पब्लिक डोमेन में कि हम एकजुट हैं, लेकिन यह एकजुटता मजबूरी की एकजुटता है। यह एकजुटता जो है वो वैचारिक एकजुटता नहीं है। यह एकजुटता जो है वो मन से एकजुटता नहीं। अगर मन से एकजुटता होती तो लालू यादव क्यों नहीं नीतीश कुमार को संयोजक बना रहे हैं? क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव कह रहे कि नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं? क्यों राहुल गांधी के नाम पे कंसेंसस बनाने की शुरुआत लालू यादव ने की, जबकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को पसंद नहीं करती हैं, केजरीवाल नीतीश कुमार को राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं। फिर राहुल गांधी के नाम उन्होंने पटना में क्यों प्रोजेक्ट किया? वो इसलिए प्रोजेक्ट किया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को पनपने देना नहीं चाहते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने बेटे को तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी यादव को स्थान दिलवाकर। क्योंकि लालू यादव जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की कमान अब से कुछ दिनों बाद तेजस्वी यादव के हाथ में आनी तय है। बिहार में लगातार वो तेजस्वी यादव को मजबूत करते जा रहे हैं। खाली ब्लैंक स्थान कहाँ था? राष्ट्रीय स्तर पे था। और उस राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने? आप देखिए, लालू यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार भी चल रहे थे, किडनी ट्रांसप्लांट होकर आया था, लेकिन राजनीति में वो सक्रिय हो गए हैं फिर से। आपको उनको देख कर नहीं लगेगा, जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ी है, कि क्या लालू यादव वाकई सियासत पे किनारे हो गए हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं, या शारीरिक अस्वस्थता की वजह से वो अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी समझ में नहीं आएगा, उनके भाषणों से, उनके भाषाओं से आपको समझ में नहीं आएगा कि लालू यादव जो है वो किसी भी माने पर सियासी दौर पर बैकफुट पे आ गए हैं। अलबत्ता ये कहें कि लालू यादव को संजीवनी मिल गई है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, या किडनी ट्रांसप्लांट उनके लिए वरदान साबित हो गया है, वो राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो गए हैं। और इसके अलावा इतर मैं आपको एक बात और बता दूं कि लालू यादव अंदर ही अंदर अपनी बेटी, जिन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई है, उसको राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। अगर आप उनके ट्वीट्स पे ध्यान दें तो राजनीतिक रूप से बाकी लालू यादव के बेटा बेटियों से ज़्यादा सक्रिय हैं। बड़े बेटे पर लालू यादव भरोसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो कब क्या फैसला लेते हैं, कब क्या करते हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो वेशभूषा भी बदलते हैं, वो कभी कृष्ण का रूप ले लेते हैं, कभी भोले शंकर का रूप ले लेते हैं, कभी जाके वो पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदल देते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं सुर्खियों में रहने के लिए। लिहाजा नीतीश के लिए यह दोनों परिवार मतलब आरजेडी का स्वयं का परिवार और लालू यादव की बेटी का दोनों परिवार खतरे की घंटी है। नीतीश इस बात को भली भांति जानते हैं। नीतीश समझ गए हैं कि भले ही वो तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हर जगह, लेकिन लालू यादव जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो तो चाचा होने का पूरा अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन लालू यादव भाई होने का दायित्व निभा नहीं रहे हैं। इसके इतर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जो है वो लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में भी हैं, और वो जरिया हैं इनके एकमात्र हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति। हालांकि यह खबरें भी आ रही है कि जेडीयू में उनको कोई पद नहीं दिया गया, उनको शामिल नहीं किया, उनके नाम लिस्ट कार्यकारिणी की लिस्ट में शामिल नहीं था।
लेकिन इसके इतर मैं बता दूं कि नीतीश जो हैं वो लगातार कुछ अपने नेताओं को खुश करने के लिए, अपने पार्टी अध्यक्ष को खुश, ललन सिंह को खुश करने के लिए, वो भले ही उन्होंने हरिवंश का नाम उसमें शामिल नहीं किया, लेकिन हरिवंश के संपर्क में वो लगातार हैं। वो लगातार हरिवंश से बात कर रहे हैं, लगातार हरिवंश से बीजेपी का फीडबैक ले रहे हैं, और हरिवंश भी उनकी कहीं ना कहीं छवि जो बीजेपी में बिगड़ी है उसको सुधारने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लोकसभा का विशेष सत्र जो आने वाला 18 सितंबर से होने वाला 5 दिन जो लोकसभा का विशेष सत्र चलेगा 22 तारीख तक, इसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि नीतीश कुमार जो है वो लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह गृह मंत्री अमित शाह के जो धारदार रैलियां हो रही है उसका कोई ना कोई काट निकाला जाए। उसके लिए भी वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए भी वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने सांसद, अपने विधायकों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं, और इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं कि आखिर इसको कैसे, नीतीश कुमार को यह डर है कि अगर अमित शाह की रणनीति सफल हुई तो जिस 16 लोकसभा सीटों पर जेडीयू को विजय मिली थी वो सीट भी उनके पास आएगी कि नहीं आएगी, इस पर बहुत बड़ा संदेह, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सीमांचल वाले क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर रहे हैं और लगातार आक्रामक दौरा कर रहे हैं और आक्रामक हमला कर रहे हैं बिहार सरकार पे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जरूर जा रही है कि अगर नीतीश कुमार यहाँ जरा सा भी पिछड़े तो यह सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली जाएगी। अंदरूनी लड़ाई बीजेपी में हो सकती है, मुमकिन है अंदरूनी लड़ाई हो सकती है, लेकिन बीजेपी इसको पाटना अच्छी तरह जानती है, क्योंकि बीजेपी अभी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिग्गज नेता बीजेपी के चुनावी कमान संभाले हुए हैं। जेपी नड्डा खुद चुनावी कमान संभाले हुए हैं, और आपको मैं याद दिला, जेपी नड्डा ने पहले भी कहा था कि वो क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे खत्म करने के फिराक में है बीजेपी। और विपक्ष ये जानता है कि अगर 2024 में भारी बहुमत के साथ अगर एनडीए आती है तो क्षेत्रीय दलों को बहुत बड़ा संकट होगा। यह भी एक विचार था जिसने सारे क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में मदद की है, लेकिन यह एकजुटता कांग्रेस के नाम पर हुई है यह कहना बहुत मुश्किल है। और इसका फायदा, चूंकि लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, केंद्र में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस है, लिहाजा कांग्रेस ने इसको लीड कर लिया है। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी उसके साथ जुड़ नहीं रही थी, और क्षेत्रीय पार्टी को जोड़ने में नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई, और उसका फायदा लगातार जो है वो कांग्रेस उठा रही है। राहुल गांधी को रिपैड कर रही है, रिपैड इसलिए कर रही है कि उनके लिए एक पैड तैयार की जा रही है जिस पर वो रिलॉन्च करे एज ए प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में। लेकिन क्षेत्रीय दलों को यह भी डर है कि अगर कांग्रेस क्योंकि क्षेत्रीय दल को ये जेपी नड्डा के उस बयान के बाद से क्षेत्रीय दल ये डर गए हैं कि बीजेपी जो है वो कई क्षेत्रीय दलों को खत्म ना कर दे। हालांकि ये समझने वाली बात है कि अगर बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात करती या उसकी ऐसी मंशा होती तो वो क्षेत्रीय दलों को अपने एनडीए के कुनबे में क्यों जोड़ती। इधर आप पिछले कुछ दिनों में देखिए यूपी के क्षेत्रीय दलों को उसने जोड़ा, बिहार में क्षेत्रीय दलों को उसने जोड़ा अपने साथ, अपना कुनबा बढ़ाया, लगातार वो अपना कुनबा बढ़ा रही है बीजेपी। अगर यही बात होती तो फिर वो अपना कुनबा क्यों बढ़ाती, यह भी सोचना होगा। इसी ट्रैप में जो है वो विपक्षी पार्टियां आ गई। अब जब आ गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आईएनडीआई का गठबंधन हो गया, अब वो करे तो क्या करें। क्योंकि आप देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ने को तैयार नहीं है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी खुल के कांग्रेस का विरोध कर रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद के कांग्रेस का विरोध कर रही हैं, साउथ में बीजेपी की पकड़ ढीली तो पड़ी है, लेकिन कांग्रेस भी वहाँ बहुत मजबूत नहीं है। इसीलिए डीएमके के बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। जब डीएमके के स्टालिन के बेटे ने यह बयान दिया सनातन पर, तब कांग्रेस खुलकर सामने इस पर कुछ बोल नहीं पा रही है। वजह यह है कि कांग्रेस की असली लड़ाई जो है वो साउथ को एकजुट करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार हैदराबाद कई बार गया। मैं हैदराबाद में जब प्लेन के दौरान एक सफ़र कर रहा था तो वहाँ करीब एक ही परिवार के 76 लोग बैठे हुए थे, 76 लोग बैठे हुए थे। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्षेत्रीय चुनाव में, क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव में हम क्षेत्रीय पार्टी को तरजीह दे सकते हैं, लेकिन अगर जहां केंद्र की बात आएगी वहां हम बीजेपी के साथ हैं, वहां हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये खुद की मेरी बातचीत है, ये मैं किसी और की बातचीत नहीं कर रहा हूं, ये मेरी खुद की बातचीत, और ये आज की बातचीत नहीं है, ये करीब 2-3 महीने पहले की बातचीत है, 4 महीने पहले की बातचीत है। तो आप समझिए कि जब 5 महीना पहले, 4 महीना पहले यह जनता तय कर चुकी है कि हम लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे, फिर इस गठबंधन के क्या मायने हैं। इस गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि बीजेपी की सीट को कम किया जाए, वोट के मार्जिन को कम किया जाए, ताकि भले ही हम बीजेपी को हराएं या जीते, लेकिन वोट का मार्जिन कम हो जाए, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाए, ताकि हम, चूंकि आप देखिए राहुल यादव लगातार कह रहे हैं कि 60% जनता का हम नेतृत्व कर रहे हैं,
60% जनता का ये बार बार नेतृत्व कर रही है पार्टी। अरे भाई 60% जनता का नेतृत्व तो कर रही है, लेकिन आपके पास विनिंग सीट तो नहीं है ना। अगर आपका 60% नेतृत्व ही अगर विनिंग है तो फिर आप सत्ता में क्यों नहीं आ रहे? आप लगातार आपकी सीटें कम क्यों हो रही है? लगातार आप घट के 0 पे क्यों आए जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है इसकी? आपको मंथन तो करना होगा ना इस पे। आप जो है आप विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, आप चीन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो चीन भारत के आगे झुक रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और नीतीश भी इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी जो है वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है, बिहार में भी नुकसान कर रही है। क्योंकि आप देखिए कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से भी चुनाव लड़ने की बात बहुत तेजी से आ गई थी, क्योंकि फूलपुर सीट पे कुर्मी जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है। लिहाजा यह माना गया कि अगर फूलपुर से अगर नीतीश कुमार लड़ते तो वहाँ जीत तय हो जाएगी। और ऐसा भी कहा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी और बिहार तय करता है। 80 और 40 सीट, 80 बनाम 40 जो सीट है, यह 120 सीट है, अगर दोनों को जोड़ दे तो यह सीट जो है वो केंद्र की सत्ता की तरफ किसी भी नेता को प्रोजेक्ट कर सकता है। इसीलिए सभी पार्टियों का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो यूपी ही होता है, क्योंकि यूपी और बिहार जो है वो धर्म की नगरी भी है, शिक्षा की नगरी भी है, राजनीति की भी नगरी है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो यह एक मैसेज आता है कि जब आप कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को हराते हैं, कांग्रेस जैसे पार्टी को दरकिनार करते हैं, तो यह एक बड़े पैमाने पर मैसेज आता है कि जो प्रतिद्वंदी जो पार्टी है वह केंद्र में एक मजबूत सरकार लेके आएगी। लिहाजा इस बात को देखना होगा कि क्या नीतीश इन सब फॉर्मूला पे ठीक बैठ रहे हैं। नीतीश को ये समझना होगा। नीतीश लगातार इसी वजह से उनके मन में खलबली बची, इसीलिए लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वो जा रहे हैं, लगातार अलग अलग कुनबे में जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से मिलने, अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और यह मुलाकात जो है, यह आपसी मुलाकात हो या विपक्षी पार्टियों से मुलाकात हो, यह मुलाकात उनको जरूर कहीं ना कहीं यह बताता है, उनके मानसिक दशा को बताता है, उनके बॉडी लैंग्वेज को बताता है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आपकी राय क्या है राजनीतिक विश्लेषण को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर। नमस्कार।